नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, पॉलिसीज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स रहते हैं जो महीनों सालों अपने मेंटेनेंस के ड्यूज नहीं भरते हैं, सर्विस चार्जेस नहीं भरते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रहता है वो बकाया रहता है वो नहीं भरते हैं। अब ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि कुछ लोग बाराती की तरह ही एंजॉय करते रहें और बाकी लोग पैसे भरते रहें और उनके पैसों के बेस पे आप सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो फिर उस केस में दंड के प्रावधान भी रहते हैं, प्रोसेस रहते हैं कि कैसे आपसे वसूली किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर कैसे प्रोसेस ऑफ रिकवरी इन द हाउसिंग सोसाइटी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अमेंडमेंट जो हुआ था 2019 में, ठीक है, 23 जुलाई 2019 को, तो वहां पे जो प्रावधान डाला गया है 154B 29 के अंदर दिया गया है कि कैसे आप रिकवरी कर सकते हो, क्या रिकवरी का प्रोसेस है, ऐसे मेंबर्स जो पैसा नहीं भर रहे हैं उनसे कैसे वसूली किया जाए, तो वो प्रोसेस बताया गया है। तो सीक्वेंस में शॉर्ट में फास्ट हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर किसी एक वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं, द मेंबर फेल्स टू पे द ड्यूज। अब यहाँ पे ड्यूज का मतलब है वो मेंटेनेंस के ड्यूज, सर्विस चार्जेस के ड्यूज, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ड्यूज अगर आपका बकाया है, आपको जो बिल मिल रहा है, जो मेंटेनेंस बिल है वही आपकी डिमांड नोटिस है, वही आपकी डिमांड बिल है। ठीक है, तो आपको बार बार मिलने के बाद भी आप वो पैसा नहीं भर रहे हो और बाकी के सोसाइटी के मेंबर्स वो पैसा भर रहे हैं। ठीक है, तो ये सही बात नहीं है, तो आपको भी भरना है। आफ्टर द इश्यू ऑफ द नोटिस, आपको नोटिस इशू करने के बाद हो सकता है आपको लिख के बताया गया है या फिर आपको जो बिल दिया गया है वो मिलने के बाद भी वो एक डिमांड नोटिस की तरह ही होता है। जो मेंटेनेंस का बिल होता है वो डिमांड नोटिस की तरह ही होता है। मिलने के बाद भी आप बार बार नहीं दे रहे हो पैसा। ठीक है, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, कहीं कहीं पे किसी सोसाइटी में हर महीने में मेंटेनेंस के चार्जेस लिए जाते हैं, जो भी आपकी ड्यूज लिए जाते हैं। किसी किसी सोसाइटी में 3 महीने में एक बार क्वार्टरली दिया जाता है। तो अगर आप 3 महीने तक नहीं भर रहे हो, ठीक है, फिर क्या होता है, आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, वो स्पेसिफिक मेंबर जो पैसा नहीं भर रहा है 3 महीने तक या 3 महीने में एक बार, तो वो डिफॉल्टर मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन जाता है। ठीक है, अब क्या करेगा सोसाइटी, ये आदमी टेढ़ा है, ये पैसा भर ही नहीं रहा है, बाकी के सारे लोग पैसा भर रहे हैं, तो इससे तो पैसा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि बाकी लोग जो पैसा भर रहे हैं, जो सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, ये आदमी भी उसको एंजॉय कर रहा है मगर पैसा नहीं भर रहा है। कब तक ये चलेगा, महीनों सालों तक तो नहीं चलेगा। फिर दूसरे लोग भी पैसा बंद कर देंगे भरना, बोलेंगे जब ये नहीं भर रहे तो हम क्यों भरेंगे। ठीक है, तो फिर सोसाइटी इश्यूज नोटिस उस मेंबर को, कंसर्न मेंबर जो पैसा नहीं भर रहा है, पहला उसको एक नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, कि देखो भैया तुम पैसा भर दो, तुम्हारा इतना इतना बकाया हो गया, नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। फिर उसको दूसरा भेज दिया, फिर उसको तीसरा भी भेज दिया। एक बार, दूसरी बार में फर्स्ट रिमाइंडर, तीसरी बार में सेकंड रिमाइंडर कि अब आप भर दो भर दो भर दो। 3 बार उसको बता दिया कि तुमको पैसा भरना है, तुम्हारा बकाया है। और उसको एक वार्निंग दे दी जाएगी, जो आप नोटिस दे रहे हो उस नोटिस में वार्निंग भी रहेगी। और क्या रहेगा कि 21% इंटरेस्ट आप मैक्सिमम
जो बकाया है उस बकाया के ऊपर कलेक्ट कर सकते हो, मैनेजिंग कमेटी कलेक्ट कर सकती है, मगर ये जो 21% है वो मैक्सिमम है। या फिर जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर आपने जो फिक्स किया है, हो सकता है आपने 15% फिक्स किया है, 17% फिक्स किया है, या कोई एक इंटरेस्ट का परसेंटेज अमाउंट जो फिक्स किया है, उतना उस बकाया अमाउंट के ऊपर डाल के आप वसूली कर सकते हो। वो जो आप उसे डिमांड नोटिस जो आप भेज रहे हो उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, इतना तुम्हारा अमाउंट है और इतना आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो टोटल आपका इतना बनता है। तो ये जो रहेगा ये सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये 100 रुपए है, 100 रुपए के ऊपर 21% इंटरेस्ट, तो 121 हो गया, 121 के ऊपर फिर से इंटरेस्ट, ऐसा नहीं। तो जो टोटल अमाउंट हो रहा है, पहले महीने में 100 रुपए, 200 रुपए, फिर 300 रुपए, तो 300 रुपए के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 21% अगर मैक्सिमम आप ले रहे हो, तो 300 के ऊपर 21%, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप नहीं लोगे, ठीक है। और उस नोटिस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वार्निंग देना पड़ेगा। देखो भैया, तुमको इस नोटिस में ये भी बताया जा रहा है कि अगर तुमने पैसा नहीं भरा, ठीक है, जो आपका बकाया है और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये दोनों अगर आपने नहीं भरा तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई शुरू की जाएगी। कौन से प्रावधान में? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अमेंडमेंट जो हुआ है 2019 में, 23 जुलाई 2019 में, उसके हिसाब से जो ये प्रावधान दिया गया है 154B29, जिसको आप पहले सेक्शन 101 भी बोलते थे, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में, उसके हिसाब से एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा कि तुमसे वसूली किया जाएगा पैसा, इसके रिगार्डिंग भेजा जाएगा एप्लीकेशन। तो ये तुमको वार्न किया जाता है, ठीक है, तुमको अभी बता दिया जाता है कि बाद में मत बताना कि हमने तुम्हें बताया नहीं था, क्योंकि हमारे हाथ से मैटर फिर बाहर चला जाएगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार ही डील करेगा, रजिस्ट्रार के रिकवरी ऑफिसर डील करेंगे, रजिस्ट्रार के सेल्स ऑफिसर डील करेंगे, हमारे रेंज से बाहर हो जाएगा। ये तुम्हें हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेगा, अब रजिस्ट्रार जो है वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। रजिस्ट्रार के पास में जब सोसाइटी ये डाल रही है, ये रिकवरी के लिए एप्लीकेशन डाल रही है, तो जरूरी नहीं कि कोई वकील ही जाके उससे रिप्रेजेंट करे, कोई वकील ही आपका पिटीशन डाले सोसाइटी के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का कोई मेंबर भी उसे रिप्रेजेंट कर सकता है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, आप खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। नॉट नेसेसरीली कि कोई वकील ही जाके वहां पे अपीयर करेगा। तो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर या मैनेजिंग कमेटी अगर किसी और को भी ऑथराइज कर रही है, वो भी जाके नॉमिनेट अगर कर रही है, तो वो भी जाके रिप्रेजेंट कर सकता है और पिटीशन, ठीक है, साइन करके डाल सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, उससे पहले आप क्या करोगे, मैनेजिंग कमेटी का हर महीने में जो मीटिंग होता है, तो आपको मीटिंग के अंदर सारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स बैठेंगे, इस मुद्दे को रखेंगे, ये 4 लोग हैं, ये पैसा नहीं दे रहे हैं, इनके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग्स करना है। तो सोसाइटी को रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेशन डालना है रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो भी कंसर्न जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार जो भी होगा वहां पे डालना है। तो इस प्रोसेस के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इंटरनल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में, जो महीने में एक बार होता है, और उसके हिसाब से आपको एक्शन को इनिशिएट करना है अंडर 154B29, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, फाइनली आप उसको फिर बताओगे। पहले आपने एक तो ये बार बार दे नहीं रहा था, 3 बार इसने नहीं दिया, फिर आपने एक नोटिस भेजा कि अभी दे दो, फिर रिमाइंडर नोटिस भेजा आपने, फर्स्ट रिमाइंडर नोटिस, फिर सेकंड रिमाइंडर नोटिस भेजा, फिर आपने इंटरनल मैनेजिंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास किया। अब आप उसको फाइनल नोटिस भेजोगे, ठीक है, कि भैया अब पैसा दे दो, अभी हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, और इस रेजोल्यूशन पास के हिसाब से अभी हम एप्लीकेशन
देने जा रहे हैं फॉर द रिकवरी प्रोसीडिंग टू द रजिस्ट्रार। अब तुम पैसा दे दो, अब हमारे हाथ से फाइनली ये बाहर जा रहा है। लास्ट वार्निंग, लास्ट मौका, अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो उसे कि अभी भी अपने आप को बचा लो, ठीक है। और उसके बाद भी ये आदमी इतना टेढ़ा है, ठीक है, जो भी कि ये अभी भी पैसा नहीं दे रहा, मनमर्जी है। दूसरे लोग पैसा भरते रहे, दूसरे मेंबर्स पैसा भरते रहे, कर लो मेरा जो करना है, मैं पैसा दूंगा ही नहीं, जाओ जहां पे जाना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेगा, सोसाइटी एप्लीकेशन फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग्स डालेगा अंडर 154B29 किसको, टू दी ज्वाइंट रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जो भी वहां पे कंसर्न रजिस्ट्रार आपकी जुरिस्डिक्शन के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको एक चालान भरना पड़ेगा, ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए आरबीआई में जाके आपको एक चालान भरना पड़ेगा, जो 15 रुपए से लेके 1000 रुपए तक मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। ये भरने के बाद, ठीक है, अब ये आपने भर लिया, अब वादी और प्रतिवादी, ठीक है, सोसाइटी और जो मेंबर जिसके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो रहा है, अब क्या करेगा कि सोसाइटी का और उस आदमी का, जो मेंबर का जो पैसा नहीं भर रहा है, इन दोनों का हियरिंग शुरू हो जाएगा, दोनों को नोटिस इशू हो जाएगा, हियरिंग शुरू हो जाएगा। और समरी इंक्वायरी करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, अच्छे से पड़ताल करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, जो जैसे करके अपने आप को उसे सेटिस्फाई करना है वो सारी चीजें देखने के बाद, ठीक है। और उससे पहले उसे दोनों तरफ से एफिडेविट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर रहे हो, ये क्या है, पैसा किसी का वसूली का मामला है, जिसमें काफी ये सीरियस मैटर है। तो उसके लिए जो दोनों साइड के लोग हैं उनको सत्यापन करना पड़ेगा, उनको एफिडेविट में अपने स्टेटमेंट्स को सबमिट करने पड़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट फाइल्ड बाय द डिस्प्यूटेंट एंड द रेस्पोंडेंट, वादी और प्रतिवादी जो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और जिसने अफेक्ट किया हुआ है, प्रेजुडिस किया हुआ है इंटरेस्ट को, सोसाइटी को, दोनों को अपनी अपनी तरफ से एफिडेविट सबमिट करना है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा इसलिए मैंने पैसा नहीं दिया, या मुझे डिमांड नोटिस मिला ही नहीं, या कोई और मैटर, ठीक है, या ये लोग मुझसे पहले इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं या प्रिंसिपल कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी कोई जो उसको ठीक लग रहा है वो अपना लिख के देगा, वैसे ही सोसाइटी अपना लिख के देगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों को आपने सुन लिया, मतलब रजिस्ट्रार ने सुन लिया, हियरिंग हो गई, समरी इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार हो गई, ठीक है। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रिकवरी सर्टिफिकेट अंडर 154B29 इशू कर देगा। रजिस्ट्रार नाउ इज सेटिस्फाइड दैट कि इस आदमी ने जानबूझ के पैसा नहीं दिया, इसने सोसाइटी के इंटरेस्ट को जियोपडाइज किया, सोसाइटी फाइनेंशियली इसके वजह से सफर कर रही है, तो उसने रिकवरी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी उसने इशू कर दिया। और ये जो रिकवरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी जो है, इसने किसको दे दिया, रिकवरी ऑफिसर को दे दिया, ठीक है। सोसाइटी जो के अंदर में फिर ये जो प्रोसीडिंग शुरू होंगे, अब हमें ये देखना है कि ये जो रजिस्ट्रार, जो कंसर्न रजिस्ट्रार रहता है, उसके पास में पैनल ऑफ रिकवरी ऑफिसर्स भी रहते हैं, ठीक है। अब उसने किसी एक रिकवरी ऑफिसर को ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी दे दिया। अब ये रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, रिकवरी ऑफिसर, ठीक है, वसूली अधिकारी, रिकवरी ऑफिसर ये एक डिमांड नोटिस बना देता है कि कितना पैसा है, क्या अमाउंट है जो इस बंदे से रिकवरी करना है सोसाइटी को, जिसके लिए रजिस्ट्रार ने, कंसर्न रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर पास किया है, जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी दिया है कि इतना अमाउंट इससे वसूली करना है, ठीक है। मेक्स ए डिमांड नोटिस ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट। जैसे ही रजिस्ट्रार से मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी या रिकवरी सर्टिफिकेट,
ये रिकवरी ऑफिसर क्या करता है, एक डिमांड नोटिस बना देता है, ठीक है। और रिकवरी ऑफिसर ये किसको दे देता है, टू दी सेल्स ऑफिसर, ठीक है। तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास में रिकवरी ऑफिसर्स हैं, सेल्स ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो ये उनकी लिस्ट है। तो ये रिकवरी ऑफिसर डिमांड नोटिस बनाने के बाद किसको दे देगा, रिकवरी के लिए देगा ये सेल्स ऑफिसर को। अब ये जो सेल्स ऑफिसर है, फॉर अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर मेंबर के लिए, ये इसको जो ये डिमांड नोटिस जो मिलता है सेल्स ऑफिसर को फ्रॉम द रिकवरी ऑफिसर, ठीक है, किसके लिए कि इस जो ये जो आदमी है जो पैसा नहीं भर रहा है, ये जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी है ये पैसा नहीं भर रहा है, इसके चल संपत्ति कितनी है, गाड़ी क्या है, फ्रिज क्या है, वॉशिंग मशीन क्या है, टीवी क्या है, या घर में और भी जो भी है उसके पास चल संपत्ति, ठीक है। वसूली तो करना पड़ेगा ना, तुमने सोसाइटी को पैसा नहीं दिया, सारी फैसिलिटीज आप एंजॉय कर रहे हो और ऑर्डर भी पास हो गया, तो तुमसे वसूली की जाएगी, तुमने प्यार से दिया नहीं, ठीक है। तो अटैचमेंट और अटैचिंग द मूवेबल एसेट्स और द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टिंग मेंबर, ठीक है, उससे वसूली करने के लिए इसको ये डिमांड नोटिस किससे मिल जाएगा, रिकवरी ऑफिसर से मिल जाएगा, सेल्स ऑफिसर को मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा, सेल्स ऑफिसर ये पहुंच जाएगा डिफॉल्टर मेंबर के फ्लैट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, हाजिर हो जाएगा वहां जाके, देखो भैया मेरे पास डिमांड नोटिस है जो मुझे रिकवरी ऑफिसर ने दिया है। रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी कहाँ से मिला, रजिस्ट्रार से मिला। तो ये जाके धमक गया, ये पहुंच गया कहाँ पे, डिफॉल्टर मेंबर के घर अभी पहुंच गया वसूली करने के लिए, ठीक है, जबरन वसूली करने के लिए, प्यार से या जबरन वसूली करने के लिए पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद ये क्या लिस्ट बनाना शुरू कर देगा कि इस बंदे के पास में क्या क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या क्या मूवेबल एसेट्स हैं, तो ये लिस्ट बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, 2 टीवी तुमने लगा के रखे हैं, 2 फ्रिज है घर में, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन भी है, ठीक है, तो सोफा है, बेड कम डबल वो है, अलमारी है, तो ये सारी चीजें वो लिस्ट बनाना शुरू कर देगा। और फिर क्या करेगा, लिस्ट बनाने के बाद वो लिस्ट तो पकड़ा ही देगा, काउंटर साइन उससे ले ही लेगा, साथ में उसको डिमांड नोटिस भी पकड़ा देगा। अच्छा, तुम्हारा ये सब चीजें हैं और ये तुम्हारा डिमांड नोटिस है, इतना तुम्हारा बकाया है, ठीक है। तो ही प्रिपेयर्स एन इन्वेंटरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी और सर्व्स द डिमांड नोटिस, उसको पकड़ा दिया उसने डिमांड नोटिस डिफॉल्टर मेंबर को, और हैंड्स ओवर सच लिस्ट टू डिफॉल्टर मेंबर। सच लिस्ट मतलब द लिस्ट ऑफ द मूवेबल एसेट्स और द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर, डिफॉल्टर मेंबर, उसको पकड़ा दिया दोनों चीज, और उससे डिमांड करेगा भैया तुम्हारा इतना जो पैसा है ना, ये ना इमीडिएटली दे दो, अभी के अभी ये पैसा दे दो, ठीक है। और वो उससे डिमांड किया जाएगा और इमीडिएटली उसे पे करने के लिए बोला जाएगा। ऑलरेडी उसको एक बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना, एक लंबा प्रोसेस होने के बाद ये सारी चीजें हो रही है। अब रातों रात तो नहीं हो रही है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आज तो नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से लेके आऊं, ये सब चीजें तो वहां पे, ठीक है, ये ड्रामा वहां पे तब नहीं चलेगा, ठीक है। अब सेल्स ऑफिसर क्या करता है, अब ये बोलता है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे टाइम लगेगा, ये है वो है, नया ही कुछ शुरू कर देता है। तो भैया ये सब ना, ये ठीक है, ऐसे चौपाटी वाला सिस्टम नहीं है कि जो आपका मन करेगा आप ऐसे घूमोगे फिरोगे या जो जैसा आपका करते रहोगे। अब क्या करेगा सेल्स ऑफिसर, ये तो वसूली करने के लिए गया है ना, सेल्स ऑफिसर क्या करेगा, उस फ्लैट को सीज कर देगा, चलो भैया निकलो इस फ्लैट से, फ्लैट को सील करवा देगा, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके जितने भी सामान है, टीवी फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन और जो भी है उस घर के अंदर, कबर्ड वगैरह जो भी है, एसी वगैरह, वो सब वो सीज कर देगा, फ्लैट सीज कर देगा। तो उसके अंदर में ये सारी चीजें आ गई, उसकी पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। अब सेल्स ऑफिसर क्या करेगा, ही फिक्सेस द टाइम, डेट, प्लेस
कौन सी जगह, कौन सा दिन और कौन से टाइम में ऑक्शन होगा ऑफ द मूवेबल सीज्ड प्रॉपर्टी। जितनी चीजें मूवेबल चल संपत्ति उसने सीज कर दिया है, फ्लैट को ताला लगवा दिया है, ये सारी चीजों को उसको बेच के भी वसूली करना है। तो कौन सी जगह में ऑक्शन होगा, ठीक है, बोली लगाई जाएगी, है ना, कौन से दिन में होगा, कौन से टाइम पे होगा, ये तय करेगा, फिक्स कर लेगा। और जितना भी ये बोली लगेगा, वसूली होगा, ऑक्शन होगा, होने के बाद में इससे जो भी पैसा आएगा वो क्या करेगा, पैसा किसका है, पैसा तो सोसाइटी का है ना। सोसाइटी ने एप्लीकेशन डाला रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार ने अपने बंदों को भेजा, अपने सेल्स ऑफिसर को भेजा हुआ है, सारी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, हियरिंग वगैरह वो सारी चीजें होने के बाद, तो वो पैसा किसको जाएगा, पैसा सोसाइटी को जाएगा। जो सेल्स प्रोसीड जो आ गया इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज पेएबल। अगर आपका 5 लाख रुपए ड्यू है, जब तक 5 लाख रुपए की वसूली नहीं हो जाती है ऑक्शन से होके, जितना मान, ऐसा नहीं कि आपकी ऑक्शन से 5.5 लाख रुपए की वसूली आई और 5 लाख ही आपका ड्यूज है, तो आप 5 लाख ही सोसाइटी को सेल्स ऑफिसर दे देगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये सोसाइटी का काम है फेवर नहीं करना। कई सोसाइटी में ऐसा होता है कि सोसाइटी के इलेक्शन में हो सकता है कुछ मेंबर्स हेल्प कर रहे हो, ठीक है, या कोई और अनवांटेड इलीगल गतिविधियों में भी हेल्प कर रहे हो, या ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में भी उनकी भागीदारी या कोई हेल्प रही हो, तो ये डिफॉल्टर होने के बाद भी ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में दूसरे मेंबर उनके अगेंस्ट में जा सकते हैं, या कोई उनको डिस्क्वालीफाई करने की या कुछ और करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अगर एक बार डिफॉल्टर होने के बाद 3 महीना जैसे आप डिफॉल्टर हो गए, 3 महीना और 3 साल से पहले जो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी है, अगर आपको 154B29 के अंदर में रिकवरी प्रोसीडिंग्स करना है, इनिशिएट करना है, एक्शन लेना है, एग्जीक्यूशन कराना है, तो आपको 3 महीना, एक बार आप डिफॉल्टर बन गए, 3 महीने के बाद आपने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया, और 3 साल से पहले आपको ये इनिशिएट करना ही है, क्योंकि फिर लिमिटेशन एक्ट उसके अंदर में आ जाता है कि इसी टाइम के अंदर में आपको करना है, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ब्रीफली, बहुत ही सिंप्लिसिटी से हमने जानने की कोशिश की कि रिकवरी की प्रोसीडिंग्स जो होती है सोसाइटी में, अगर कोई मेंबर पैसा नहीं दे रहा है तो उससे वो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो या मेंबर ऑफ द सोसाइटी हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आपसे कैसा पैसे को जबरन वसूली किया जाएगा विद द प्रोसीड्स ऑफ सेल फ्रॉम द मूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल एसेट्स, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए आप जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।